नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। पीएम ने कहा, आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश। मुलाकात का बेसब्री से इंतजार। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी का आज भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एलन मस्क से बातचीत से साफ इनकार। ट्रंप ने मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर दी धमकी। मस्क की ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग। ईद उल अजहा पर देश भर में अदा की गई सुबह की नमाज। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शांति व्यवस्था और ट्रैफिक बहाली के विशेष इंतजाम। राष्ट्रपति ने कहा, बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है ये त्योहार। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल आज। सबलेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती। वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्क्राज होंगे आमने सामने। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे की कुछ खास झलकियों के साथ। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन की। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना सुबह से ही जो नमाज है वो अदा की जा रही है। और ख़ासतौर से मस्जिदों में लगातार नमाज अदा करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मस्जिदों में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का ये त्यौहार प्रतीक है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर सद्भाव को प्रेरित
करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। तो बकरीद के चलते अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ईद उल अजहा पर शांति व्यवस्था, ट्रैफिक बहाली और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। सूरत की अगर बात करें तो यहाँ पर नमाज से पहले पैदल गश्त भी की गई। आप देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों में किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए लगातार जो पैदल मार्च है वो भी सूरत में निकाला गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी आज भारत पहुंचेंगे। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही डेविड लेमी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। डेविड लेमी की ये नई दिल्ली यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के 1 महीने बाद हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी यात्रा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की संभावित नई दिल्ली यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी फोकस होगा। और वहीं कनाडा की ओर से भारत को G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर बातचीत करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं और दोनों देशों के बीच गहरे जनसंबंध हैं। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। सम्मेलन में मुलाकात का इंतजार है। आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में 15 से 17 जून के बीच होगा। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत को आमंत्रित करना समूह के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हैलाकांडी और शिवभूमि जिलों में राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों में भी बुलंद हौसला कैसे बनाए रखना चाहिए, ये असम के इन बाढ़ प्रभावित बच्चों से सीखा जा सकता है। और आइए अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें। पिछले 11 वर्ष में मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का कार्य किया है। कृषि में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं जो अब जमीन पर दिखने लगे हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव आया है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा।
पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन लंबे समय से सिंचाई की असुविधाएं किसानों की प्रगति में बाधा बनी हुई थी। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના આ સૌની યોજનામાંથી પ્રેરણા મળીને આ યોજના બની છે। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના દ્વારા સમગ્ર દેશમાં ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડવાનું મોટું અભિયાન, મોટા પાયે પર બજેટનું એલોટમેન્ટ એની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે।
खेती की सफलता अब केवल मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसी सोच के साथ वर्ष 2026 तक के लिए 93,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया गया था। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी देना, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार किया जाता है, जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है। योजना के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। यही कारण है कि देश भर के गांव में ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के भविष्य की जल संरचनाओं को और जल की आपूर्ति को बराबर बनाए रखने की एक योजना है, जिसमें हम अपने पौधे और फसल को जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी लगता है। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फव्वारा से पानी कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। सिंचाई योजना का उद्देश्य है कि किसानों के लिए हर खेत पे पानी पहुंचाना, और दूसरा यह है कि उस पानी को किस हिसाब से पानी को संचय करें किसान भाई और उसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहला है कि इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला सिस्टम है, क्योंकि कम पानी से अधिकतम उत्पादन लेना। इस परियोजना के अंतर्गत किसान को वर्षा का जल कैसे संचित करना है उसके बारे में भी सुविधा है। केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ के 56 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य देश के बंजर और बारिश आधारित क्षेत्रों का विकास करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए सभी छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं। लीज एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर रहे किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, कंपनियां, उत्पादक किसान समूह और अन्य संस्थाएं भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत है। योजना के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से कृषि और उससे संबंधित तमाम योजनाएं जो हैं किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही हैं और कितना बदलाव ला रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी रफ्तार में है। राज्य के ढांचागत विकास को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र की मदद से राज्य में कई नई सड़क और पुल की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बड़ी बात यह है कि 4 लेन सड़क और पुल निर्माण को रिकॉर्ड 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर जिले में 4 लेन सड़क और पुल निर्माण को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 24 महीनों में पूरा होगा निर्माण। 58.60 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मगरदही घाट से मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क और पुल निर्माण। परियोजना समस्तीपुर और दरभंगा के बीच परिवहन को बनाएगी सुगम। बाढ़ से सुरक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए 2 परियोजनाओं को स्वीकृति।
बिहार के समस्तीपुर के लोगों को जल्द ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मगरदही घाट से मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क व पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 322 पर मथुरापुर से मुक्तापुर आरोबी तक कुल 2.056 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन में तब्दील करने और बूढ़ी गंडक नदी पर 200 मीटर लंबे नए HLRCC पुल के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा 58.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की थी, खास करके PM पैकेज के अंतर्गत, उसमें भी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। 3 योजनाएं उसमें स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। उन 3 योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी प्रधानमंत्री के पैकेज की संपूर्ण योजनाएं अब हमारे स्वीकृति हो चुकी है। उसको हम लोग तेजी से काम चल रहा है। कई में अलग अलग स्तर की प्रगति का रिपोर्ट है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य में बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए कई स्तरों पर तैयारी कर रही है। इसके तहत बेगूसराय और पटना जिला में बाढ़ से सुरक्षा व तटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए 116.04 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बेगूसराय जिला में हसनपुर बनिया से सगुनी तक 8.330 किलोमीटर लंबाई में नए तटबंध के निर्माण के लिए 59.98 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो मुख्य रूप से था कि रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से सरकार NHAI ने इसको सहमति दे दी। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द वो DPR के दृष्टि से और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से 2 नए एक्सप्रेसवे का वादा किया था। रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दोनों एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से NHAI ने सहमति दे दी है। बहुत जल्द इसका DPR भी तैयार किया जाएगा। पटना से DD न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के सदस्य क्रिस वेन होलेन के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी दी। साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। वहीं अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें एलन मस्क से बात करने में कोई विशेष रुचि नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब माना जा रहा था कि दोनों के बीच निजी तौर पर बातचीत हो सकती है। वहीं इससे पहले एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित कर और व्यय विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे गैर जरूरी खर्चों से भरा हुआ बताया। वहीं ट्रंप का दावा है कि ये बिल $1.6 ट्रिलियन की बचत करेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाएगा। ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है और सीनेट में इस पर चर्चा होनी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी कैबिनेट के अधिकारी चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सोमवार 9 जून को लंदन में होगी। इस मुलाकात के जरिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार विवाद को हल करने की कोशिशें की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति फिर शुरू करने पर सहमति वो जता चुके हैं। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। आइए जानते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो महिलाओं में अनुवर्तता की समस्या में उपयोगी हैं। आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये 2 आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये 2 आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक